हाँ वही तो अभी भी आप लोगों में से किसी के डीपीपी करने बाकी है सब्जेक्ट वाले हो गए सबके डीपीपी तीनों डीपीपी कंप्लीट है और हो गया हुआ आपके तीनों वही नहीं बोल दूंगा क्वेश्चन तो हो जाएगा निकालो डीपी मॉड्यूल है ना मुझे उसका डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 12 करके दो एक बार
ओके, PYQs के डाउट्स दोनों के भी हो गए, तीनों डीपीपी। हाँ, सॉरी स्कूल में मैं इसके डीपीपी की बात कर, एक भी नहीं हुआ। कौन से दो? फर्स्ट और सेकंड हो गया। सॉरी, आधे आए वो क्लियर, और जो नहीं है तो वो पूछेगा कौन? आप लोगों में जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, इन लोग मुझे कल नहीं, कल एक दिन और दे देता हूँ। कल कौन सा डे हो? थर्सडे 1, सैटरडे के दिन आप लोगों का तीनों के तीनों डीपीपी कंप्लीट चाहिए और मुझे आप सबमिट करवाओगे। अरे आप, रवि, प्रमित, गौरव, जब तक हो गया कंप्लीट, अब 5 हो, मुझे आप लोगों का कंप्लीट जर्नी हो चालू। अब 6 करके मुझे कंप्लीट चाहिए, और आप दोनों का वेरिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। PYQ के डाउट आप लोगों को करने हैं। PYQ का 6 छोड़ दो ना, बाजू में लिख दो मीन वैल्यू किया, तो उसका सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको समझ आएगा, फर्स्ट वाला नहीं समझ में आएगी। तो मीन वैल्यू किया हम इसलिए एक बार फिर कौन सा जल्दी कोई भी हो, 51 देखो ना, 51 में आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, आपने जैसे ही देखा इस स्टेटमेंट में f(x - f(y) लिखा, तो आपके मन में क्या आ गया सबसे पहले? अगर मैंने इस क्वेश्चन में f(x - f(y) देखा है, दिख रहा है ना आपको, ये देख के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट प्रिंसिपल। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अगर ये नहीं आता है तो गलत ट्रेस पे आपको आना ही चाहिए वो फर्स्ट प्रिंसिपल, बिकॉज फर्स्ट प्रिंसिपल में ही ऐसा आता है। बट फर्स्ट प्रिंसिपल में और भी एक चीज होती है, जब मैं f(x - f(c) करता हूँ तो डिवाइड बाय x - c ही होता है। तो इसका इसके अंदर x - y मिसिंग है, तो मैं सबसे पहला काम यहाँ पर x - y से डिवाइड करूँ, तीनों जगह पर x - y से डिवाइड करेंगे। तो f(x - f(y) डिवाइडेड बाय x - y, f(x - f(c) अपॉन x - c। लिमिट भी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर फर्स्ट प्रिंसिपल बनेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू c कौन x में y, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू y, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू y, इसको log x - log y लिख सकते हैं। log x - log y लिख दिया, डिवाइडेड बाय x - और ये तो 30 हो गया, तो +1 बन जाए। ये ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? f(x) ऑफ c को c कौन है? y, तो ये f(x) ऑफ y बना आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू y। आप देखो तो 0/0 का फॉर्म है, एलो थोड़े लग सकता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x log y का, log y का 0। भाई x वेरिएबल है ना, y तो कांस्टेंट है, उसके लिए तो वहां पर 1/y का डिवाइडेड नहीं होगा, तो क्या होगा? 1/x और x का 1, y कांस्टेंट है 0 और ये +1 है। तो f(x) ऑफ y क्या आ गया? अगर x की जगह पर फिर यहाँ पर y रख दूंगा मैं, f(x) ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/y +1। और f(x) ऑफ y ये है, तो f(x) ऑफ x, f(x) ऑफ x नहीं, आप लोगों को क्या पूछा था? f(x) ऑफ 1/n²। तो x की जगह y की जगह पर क्या रखोगे? 1/n²। अगर 1/n² रखा तो यहाँ पर 1/n² रखोगे, तो ये n² + 1, उसमें आपको सिग्मा लगाने को बोला है। बस इसमें जब आप सिग्मा अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सिग्मा लगेगा,
यहाँ पर सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 कितना देगा 20, क्योंकि आप 1 से चालू करके कहाँ तक जा रहे हो 20 तक जा रहे हो। सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा। वेट नहीं होगा जो आपको पीछे आंसर है। तो इसमें आपको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लिखा, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल याद आना चाहिए। सेम क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी ये सेम क्वेश्चन 52 है, 52 और 55 यही है सेम क्वेश्चन। 55th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ 1 प्लस 2x इंटू एफ डबल डैश ऑफ 2 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 3। आपको ढूंढना है एफ डैश ऑफ 5, एफ ट्रिपल डैश। तो अगर ये स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें मुझे दिखता है कि मेरे पास 3 अननोन है, एफ डैश ऑफ 1, एफ डबल डैश ऑफ 2 और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3। इस काम को थोड़ा इजी करने के लिए, मतलब इजी तो क्या हर बार लिखना ना पड़े, इसके लिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 को c मान लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इसको एक बार फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2b, अब x को 1 रख देता हूँ, एफ डैश ऑफ 1 रखूंगा तो एफ डैश ऑफ 1 को a लिख पाऊंगा, ये a हुआ, x को 1 रखा 3 हुआ, x को 1 रखा 2a प्लस 2b हुआ। एक रिलेशन मिला आपको 3 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0। कितना अननोन है आपके पास 3, तीनों की वैल्यू चाहिए होगी तो 3 रिलेशन चाहिए, एक रिलेशन मिला। फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स का डबल डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये हुआ 6x ये हुआ 2x, x को 2 रख देता हूँ, x को 2 रखूंगा तो एफ डबल डैश ऑफ 2 को क्या रखूंगा b, यहाँ पर x को 2 रखा था 12 प्लस 2x। ये दूसरा रिलेशन, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू आ जाएगी। इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन करते हुए f ट्रिपल डैश ऑफ x का आंसर ही क्या आएगा, ठीक है। तो f ट्रिपल डैश ऑफ 3, अगर x को मैंने 3 रख भी लिया तो सामने तो ही नहीं है रखने के लिए, f ट्रिपल डैश ऑफ 3 को क्या लिखूंगा c, तो मुझे c पता है c, और इन दोनों को सोल्व करके क्या मिल गया होगा a और b। तो a और b मिल गया, मतलब पूरे इक्वेशन फ्रेम हो गया। और पूरे इक्वेशन ढूंढने के बाद आपको क्या करना था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना, फिर उसमें 5 रख लेना। फिर और कोई इसका 50 वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, 50 का स्पेशली फर्स्ट पार्ट क्या करिए, फर्स्ट डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ब्रैकेट जो है रूट एक्स प्लस 1 में x स्क्वायर माइनस रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन निकालेंगे। सही है। देखिए इसमें आप लोगों को दिखेगा कि अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओ तो लंबा पड़ने वाला है फर्स्ट वाला पार्ट, तो ऑब्वियसली मैं उसको क्या करूंगा सिंपलीफाई। डिफरेंशिएशन में मेन यही होता है ना सिंपलीफाई करना, तो कैसे सिंपलीफाई करेंगे, तब देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स में से क्या कॉमन है रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स प्लस 1 अगर मैंने रूट एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से रूट एक्स कॉमन ले लिया आपने, एक्स रेज़ टू 3/2 माइनस 1 डिवाइड में तीनों में से क्या कॉमन है नीचे भी रूट एक्स, तो क्या बचेगा एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 एक्स और रूट एक्स कैंसिल। फिर क्या करें
यदि x रेस टू 3/2 उसका मतलब ये हुआ ना रूट एक्स का होल क्यूब, और 1 को तो 1 का क्यूब लिख ही सकता हूँ। x रेस टू 1/2 को तो रूट एक्स ही तो लिखूंगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब देखो x प्लस रूट एक्स प्लस 1 पूरा ही कट हो गया, तो बताइए रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1 का a प्लस b a माइनस b स्क्वायर माइनस पहला वाला, तो फिर x माइनस 1 है उसका फिर डिफरेंस। अभी जैसा क्वेश्चन के वैसे 41 भी है सही। में आपको एफ ऑफ 7/12 तो 7/12 तो चलो डायरेक्टली मिल जाएगा, बट एफ डबल डैश ऑफ 7/12 ढूंढने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ? एक काम तो ये करता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए उसके अंदर, क्योंकि डायरेक्टली करने जाऊँगा तो फर्स्ट डिफरेंस में मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगा, इतना प्रॉब्लम करेगा उसका सेकंड डिफरेंस है, इसलिए सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। अच्छी बात ये है तो पूरे क्वेश्चन में कि साइन एक्स और कोस एक्स का कोएफिशिएंट है, सब में 1 1 1 दिया हुआ है, तो मैं √2 से डिवाइड कर लेता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो √2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, ये समझ लो कि √2 कॉमन ले लिया मैंने, √2 कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा? 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x माइनस 1, करेक्ट। और ये जो √2 कॉमन लिया मैंने उसको मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना लेता हूँ, मतलब ऐसा मतलब √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया, कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। ये क्यों कर रहा हूँ मैं? क्या होगा इससे? इस 1/√2 को मैं sin 45 रख सकता हूँ, इसको cos 45 रख सकते हो, तो ये पूरा मिलके क्या बनेगा? साइन ऑफ π/4 प्लस एक्स, है ना? साइन ऑफ π/4, इसको cos 45 रखा, इसको sin 45 रखा, तो साइन ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला बनी। और ऊपर अगर मैंने साइन π/4 प्लस एक्स रखा है तो नीचे फिर मुझे π/4 प्लस एक्स का एंगल बनाना चाहिए, तो उसके लिए फिर इस 1/√2 को मैं sin π/4 रखूंगा और इस 1/√2 को मैं cos π/4 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? sin x sin 45 माइनस cos x cos 45, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो cos ऑफ π/4 प्लस x की फॉर्मूला बन जाएगी, हो जाए। और ये अलग से आपके पास एक ये -1 है जिसका कुछ नहीं कर पा रहा, अब अलग अलग कर लो। इसके नीचे जाएगा तो -10 ऑफ π/4 प्लस एक्स, और ये -1 आपको नहीं माइनस देगा तो -1 प्लस हो जाएगा 1/4 sec ऑफ π/4 प्लस एक्स। तो मेरे से जब इसका अगर आप मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट, फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? f dash of x equal to sec x into 10x और 10x का sec square π/4 प्लस x, मतलब फिर वापस एक बार डिफरेंशिएट करना है आपको, तो कौन सा रूल लगाना है? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल करके और एक बार डिफरेंशिएट करके फिर आपको हमारे x की जगह पर क्या रख देना है? 7 π/12, और वो वैल्यूज वगैरह फाइंड करनी पड़ेगी फिर 0 की हेल्प लेकर।
इसका क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले 37 क्या करेंगे? क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन को करने की किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। एक तो ये कि मैं इसमें क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकता हूँ, या फिर जैसे इसके अंदर ऑलरेडी ये बोला ही गया है कि आपको ढूंढना क्या है, एफ डैश ऑफ 4 अपॉन एफ डैश ऑफ 2। तो अगर इसमें सपोज फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं भी लोगे तो हो जाएगा। तो ये मुझे पता है कि मुझे एफ डैश ऑफ 4 तक ही पहुंचना है और आपको एफ ऑफ 2 की वैल्यू दिया हुआ है। तो आप ये कर सकते हो, ये फर्स्ट प्रिंसिपल होके से थोड़ा सा लेंथी होता ही है। अगर ये मेरे को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 रेज़ टू एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 4 रेज़ टू वाई इंटू एफ ऑफ एक्स और मुझे एफ ऑफ 2 की वैल्यू दिया हुआ है, तो एक काम करता है एफ ऑफ 2 दिया है तो मैं वाई को ऊपर 2 रख लेता हूँ। वाई को अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 रेज़ टू एक्स। अच्छा वाई को 2 रखने का पर्पस समझ आया आपको? क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है और कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 2 की वैल्यू दिया हुआ है तो वाई को 2 रखा तो व्हाट इज एफ ऑफ 2? 3। एफ ऑफ 2 आपका 3 हो गया। यहाँ पर वाई को 2 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 एफ ऑफ एक्स। ये ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएट क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 2 रेज़ टू एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रेज़ टू एक्स log 2 और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स। अब एक्स को 2 रख लेता हूँ वापस। अब एक्स को 2 क्यों रख रहा हूँ? कोई वापस वो क्वेश्चन में दिया हुआ कि एफ डैश ऑफ 4 और एफ डैश ऑफ 2 चाहिए। एक्स को अगर मैं 2 रखूंगा तो एफ डैश ऑफ 4 हो जाएगा। एफ डैश ऑफ 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पर 12 log 2 प्लस 16 टाइम एफ डैश ऑफ 2। एक रिलेशन आ गया मेरे पास किसके टर्म में? एफ डैश ऑफ 4 और एफ डैश ऑफ 2 के टर्म में। बट एक रिलेशन से काम नहीं बनेगा और एक रिलेशन से होगा, क्योंकि एफ डैश ऑफ 4 और एफ डैश ऑफ 2 एक तरह से दोनों अननोन है मेरे लिए। तो और एक रिलेशन के लिए उल्टा कर लेते हैं, पहले y को 2 रखा तो मैं x को 2 रख लेता हूँ। अगर x को 2 रखूंगा तो क्या होगा? एफ ऑफ 2 प्लस वाई। x को 2 रखा तो 4 टाइम एफ ऑफ y प्लस 4 रेज़ टू वाई एफ ऑफ 2 3 है ना। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश ऑफ 2 प्लस वाई इक्वल टू 4 टाइम एफ डैश ऑफ वाई प्लस 3 टाइम 4 रेज़ टू वाई log 4। ये ठीक है। अब वापस वाई को क्या रख लोगे? 2, एफ डैश ऑफ 4 आ जाएगा। एफ डैश ऑफ 4 इक्वल टू 4 टाइम एफ डैश ऑफ 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। अच्छा log 4 को log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो log 2 का स्क्वायर लिखा था 48 का 96 इंटू log 2। दो रिलेशन आ गए, दोनों एफ डैश ऑफ 4 को सब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, एफ डैश ऑफ 4 माइनस एफ डैश ऑफ 4, या तो दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ। अगर दोनों को इक्वेट करूंगा तो 96 log 2 में से 12 log 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 84 log 2 और सामने 16 टाइम एफ डैश ऑफ 2 में से 4 टाइम एफ डैश ऑफ 2 जाएगा तो 12 टाइम एफ डैश ऑफ 2 एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू 7 log 2 है ना। एफ डैश ऑफ 2 कितना है? 7 log 2। किसी में भी डाल दो, अगर यहाँ डाल दें तो एफ डैश ऑफ 2 की जगह पर 7 log 2 तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 7
एफ डेश ऑफ 4 की वैल्यू मिलेगी। ये 12 log 2 ऑलरेडी था, यहाँ पर हमने 7 log 2 डाल दिया तो 16 into 7 112 हो जाएगा। 112 log 2 plus 12 log 2 124 log 2, अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया तो एफ डैश ऑफ 4 मिल गया, एफ डैश ऑफ 2 मिल गया, तो एफ डैश ऑफ 4 अपॉन एफ डैश ऑफ 2 करोगे तो क्या बचेगा? log 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 124/7 बचेगा, इनटू में ऑलरेडी 14 दिया हुआ है तो 7 to the 40, 124 into 2 248 तो इसके अंदर आप फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं भी यूज करो तो चलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पता है कि आपको एफ डैश ऑफ 4 और एफ डैश ऑफ 2 तक जाना है। आप लोगों के मॉड्यूल में 2026 के अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन नहीं है, वो सेम अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है। ये मैं यहाँ पर अप्रैल अटेम्प्ट के लिख रहा हूँ, अगर कोई भी बताता आप लोगों में से। f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू g डबल डैश ऑफ x दिया हुआ है, f and g आर द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, फिर f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू g डबल डैश ऑफ x, फिर दिया हुआ है f डैश ऑफ 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ g डैश ऑफ 1 इक्वल टू 4, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, और g ऑफ 2 इक्वल टू 3 टाइम f ऑफ 2 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और फाइंड करना आपको f ऑफ 25 माइनस g ऑफ 25 ऐसे करेंगे। करके दो मुझे, कैसे करोगे? ये दिया हुआ है क्वेश्चन, करोगे तो आप कौन सा लगाओगे? ऐसे फॉर्मेट में तो टेबल को बनाना यही करो।
क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप को क्या करोगे? अच्छा, क्वेश्चन कौन किसका है आपके, मतलब कौन से कंसेप्ट का है? इजी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो मैं इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर आपसे। तो अगर मेरे पास f डबल डैश हो और मुझे f तक जाने तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। f डबल डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो f डबल डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन, f डैश ऑफ x d डबल डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन, d डैश ऑफ x इंटीग्रेशन खत्म करोगे कांस्टेंट भी आएगा, वो कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे? इसलिए दिया हुआ है x को क्या रखने वाले हो, तो ये दिया है तो x को क्या रखोगे? 1 f डैश ऑफ 1 कितना दिया है? 4 g डैश ऑफ 1 कितना दिया हुआ है? 2 g डैश ऑफ 1 4 है तो g डैश ऑफ 1 कितना है? 2। तो ये 4 है, ये 2 है, तो c की वैल्यू 2 आ गया। अब f डैश ऑफ x तक पहुंचा, मुझे f ऑफ x तक जाना है तो क्या करूंगा? वापस इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x का, f ऑफ x d डैश ऑफ x का, g ऑफ x 2 का 2x प्लस वापस है कांस्टेंट c। अब ये ढूंढने के लिए x को 2 रखना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। f ऑफ 2 की वैल्यू 9, g ऑफ 2 की वैल्यू, और फिर f ऑफ 2 की वैल्यू 3, g ऑफ 2 की वैल्यू 9 है ना, ये 3, ये कितना है 9, यहाँ 2 रखा तो 4 प्लस c, तो 9 प्लस 4 13, तो c की वैल्यू -10। तो पूरा फंक्शन क्या हो गया आपका? f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 10। ये फिर दूसरा शिफ्ट कर, अब 25 ढूंढना है, 25 तो 25 रख दूंगा, तो 50 माइनस 10 तो 40, यही आंसर है। आया था किसी का? इतना इजी भी नहीं है, कैसे सोचने बात सोच नहीं पाते। फिर दिया हुआ है लेट f बी ए रियल पॉलिनोमियल डिग्री n, मतलब f एक फंक्शन है इन डिग्री का जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ x इक्वल टू f डैश ऑफ x इनटू f डबल डैश ऑफ x, और f ऑफ 0 0 दिया है। तो आपको फाइंड करना है 36 टाइम f डैश ऑफ 2 प्लस f डबल डैश ऑफ 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 f ऑफ x दिया। और ठीक है, वैल्यू क्या है वो मतलब नहीं, हो तो कर ही लेंगे। मुझे कितना हेल्प, इतनी हेल्प लेके मुझे फंक्शन ढूंढ के दो, कौन से फंक्शन की बात हो रही है। एक फंक्शन मिलेगा तो फिर ये सब तो मिल ही जाएगा। अब क्या सीओ ये है, इसकी हेल्प से आपको फंक्शन पता करना है, और एफ ऑफ एक्स कोई भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है n डिग्री का। एक डिग्री का इक्वेशन
पूरे तो राइट साइड का होगा, लेफ्ट साइड का होगा। इधर आपने देखा है कि किया क्यों देखा है वो भी गलत है, तो कोई थोड़ी होगा। तो भी आएगा तो भी अपनी बॉडी को फिर आप लोगों को आपको ढूंढना चलेगा डिवाइड तो मैं डिवाइड ऊपर से कर लूँगा क्या आएगा cos y माइनस x cos x प्लस y इक्वल टू sin x प्लस y cos y माइनस x cos x प्लस y इक्वल टू sin x प्लस y तो मेरा पूरी को कभी नहीं कुछ नहीं होगा हटाना तो पूरी आती है पूरी मेरे क्वेश्चन में भी आपका एक है तो वहाँ पर अगर मैं इसकी जगह पर अपने पास क्या sin y अपॉन sin of x प्लस y cos of x प्लस y इक्वल टू sin of x प्लस y तो ये मैंने दिया है ना आपको जब भी कुछ कम पड़ेगा तो रिप्लेस करना तो क्वेश्चन में से ही मिलेगा तो वेट में नहीं मिलेगा ये सारी चीजें क्लास में ये साइंस प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा जैसे हम बस कोर्स में लेते हैं तो साइंस प्लस और साइंस प्लस और मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाय sin of x प्लस y into cos y minus sin y into cos of x plus y divided by dx is equal to sin square x plus y और ये हो जाएगा आपका sin x cos b minus cos sin b ये इक्वल हो जाएगा sin of a minus b square by हुआ भाई वो नहीं होगा यहाँ नहीं होता है और आप बोले एग्जैक्ट कर लिया क्या करेगा आपको डिफरेंस में रूप चाहिए आपको रूप आई गई तो क्या करेंगे तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे फिर दोनों स्क्वायर करेंगे फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे आया आपको जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन देवर स्टेटमेंट है उससे आपको क्या लग रहा है एफ ऑफ एक्स होगा कितना डिग्री का इक्वेशन होने वाला है जो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कौन सी डिग्री का इक्वेशन होगा उन्होंने तो बोल दिया 1 डिग्री का इक्वेशन तो कितने डिग्री का इक्वेशन अगर ये नहीं पता चलेगा तब तक क्या रखेगा 1 डिग्री होगा तो डबल डिफरेंस 0 हो जाएगा वो सो जैसे ग्रेटर देन 1 ही होगा ग्रेटर देन 2 भी होगा तो ग्रेटर देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 तक जाता है कितना कैसे हाँ डबल
डबल डिफरेंशियल तो पावर 4 का भी होता है, डबल डिफरेंशियल पावर 3 का ही थोड़ी होता है। डबल डिफरेंशियल में किसी का भी कर सकता हूँ ना, लीनियर को छोड़ के, लीनियर का भी कर सकता हूँ बट वो 0 हो जाएगा भाई। एफ ऑफ एक्स अगर आप लोगों का nth डिग्री का इक्वेशन है, राइट, जो हाईएस्ट पावर दोनों तरफ अगर मैच हो रहा है, इसका हाईएस्ट पावर जितना तक गया वो उतने हाईएस्ट पावर उतना भी जाना चाहिए इसका, तो इसे इक्वेट कर लिया होगा आपने। तो अगर ये x रेज़ टू n का अगर इक्वेशन है तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x का पावर कितना है, n है, ax रेज़ टू n प्लस bx रेज़ टू n माइनस 1 प्लस cx रेज़ टू n माइनस 2 चल रहा होगा कहाँ तक भाई पता नहीं कहाँ तक, मतलब लास्ट में कांस्टेंट तक। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश ऑफ x में हाईएस्ट पावर कितना आने वाला है, x का पावर n माइनस 1, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितने आने वाला है, x का पावर n माइनस 2। तो दोनों हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो सामने की तरफ x का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर x का n माइनस 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर x का n माइनस 2, दोनों मल्टीप्लाई में है तो x का हाईएस्ट पावर कहाँ तक पहुंचेगा, 2n माइनस 3 तक। अब दोनों तरफ इक्वेट करने के लिए इसका हाईएस्ट पावर इसका हाईएस्ट पावर तो सेम होना पड़ता होगा, तो इसमें इसका हाईएस्ट पावर अगर n है, सामने का हाईएस्ट पावर 2n माइनस 3 है, तो n की वैल्यू मिल जाएगी मुझे n इक्वल टू 3। तो यहाँ से मुझे पता चलता अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो सिर्फ तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब वो क्यूबिक इक्वेशन होगा, जब वो क्यूबिक इक्वेशन होगा। तो एफ ऑफ एक्स मुझे पता चल गया क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रही है लोग पहले। अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो क्यूबिक इक्वेशन में टोटल कितने अननोन है, 4, ए बी सी और डी। उसमें तो उन्होंने एफ ऑफ 0 0 दे दिया, इसका मतलब कि अब 3 ही अननोन है, क्योंकि अगर किसी एफ ऑफ 0 पे 0 आ रहा है मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है ही नहीं, है ना। तो एफ ऑफ 0 इक्वल 0 है तो फिर डी है ही। अब आपका 3 अननोन है, कौन कौन सा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। अब इसमें पुट कर लो। अब मुझे एबीसी ढूंढना है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx इक्वल टू उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और इसका डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो 6ax प्लस 2b। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों तरफ कोएफिशिएंट को इक्वेट कर सकता हूं। यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, a। यहाँ पर x क्यूब कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, एक ही जगह पर x क्यूब आ रहा है। यहाँ पर x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना हो रहा है, 18 स्क्वायर, सामने कितना है a, 18 स्क्वायर इक्वल टू a। यहाँ पर मुझे पता है कि a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो गया तो फिर तो ये क्यूबिक इक्वेशन बचेगा ही, इसलिए a 0 नहीं होगा तो a को कैंसिल कर सकता हूँ। a को कैंसिल करूंगा तो a की वैल्यू 1/18, a कितना आ गया 1/18, करेक्ट। अब a 1/18 आ गया, अब किसको ढूंढना है, b और c को। तो x क्यूब को इक्वेट किया, वैसे x स्क्वायर को इक्वेट करते हैं और फिर x को इक्वेट करते हैं। पहले x को इक्वेट कर लेते हैं। x को अगर इक्वेट करेंगे तो x वाला टर्म यहाँ पर ये है, x का कोएफिशिएंट c, यहाँ पर x कहाँ पर आएगा, 2bx जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तब आएगा, तो 2bx इंटू 2b 4b स्क्वायर, और x कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 6ac। सही है। ओके, a की वैल्यू कितनी आ सकती है 1/18, तो a की जगह पर अगर 1/18 रख दूंगा तो क्या देगा, c इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस c/3। एक b और c के बीच में रिलेशन मिल गया, और एक रिलेशन चाहिए होगा तो कांस्टेंट को इक्वेट कर लेते हैं। इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो सामने कांस्टेंट है, सामने कांस्टेंट कौन है, 2b। अच्छा, ये तो 2bc 0 आ गया तो bc 0 हो गया, bc 0 हो गया तो या तो b को 0 होना पड़ेगा और किसी कम से कम एक को तो होना ही पड़ेगा, मिनिमम किसी एक को होना पड़ेगा, बट कोई भी एक होगा तो दूसरा कंपल्सरी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट ही नहीं है। अगर b को 0 रखा तो b भी 0 हो जाएगा, और c को 0 रखा तो b भी 0 हो जाएगा। तो उससे मुझे पता चलेगा a भी 0 होगा एंड c भी 0 होगा, तो a भी 0 हो गया पूरा। तो आपकी इक्वेशन में सिर्फ बचा ही क्या, ax क्यूब, और एक उसमें भी a पता चल चुका है, x क्यूब बाई, इसको जो भी फाइंड करना होगा बहुत आराम से हो ही जाएगा।
तो मैंने जितना आप लोगों को बताना था मैंने सब बता दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी, पर इसका कोई मतलब नहीं कि आप खुद नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, आप लोगों का डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे लास्ट पोर्शन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल। तो इस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल में हमारे पास जितने टॉपिक हमें डिस्कस करना है 6 टॉपिक है। पहला रेट ऑफ चेंज, कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपने रेट ऑफ चेंज। सेकंड टॉपिक होगा अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। अप्रोक्सीमेशन एंड एरर थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया है, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही आइडिया। यूनिट डायमेंशन एरर पढ़े थे ना फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर 11 है ना, वही है, बस थोड़ा मैथमेटिकल वे में आएगा। तो सेकंड टॉपिक होगा आपका अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। थर्ड टॉपिक होगा आप लोगों का टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ टॉपिक होगा आप लोगों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिफ्थ टॉपिक होगा आप लोगों का मैक्सिमम मिनिमम। सिक्स्थ टॉपिक होगा आपका मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारे टॉपिक कहीं ना कहीं तो डिस्कस किए हमने। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत बार आ गया भाई, बिहेवियर जानकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सही है। डिफरेंशिएबिलिटी की जब बात करते तब टेंजेंट का स्लोप की बातें आई थी। मैक्सिमम मिनिमम बहुत बड़ा था कि कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ढूंढना तो वही मिलता है जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होता है। रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो पूरा डिफरेंशिएशन ही तो रेट ऑफ चेंज है। तो हर चीज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, ऐसा नहीं कि पहली बार आप सुन रहे हो। तो सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, उसके कंसेप्ट नहीं पता होंगे। तो सबसे पहला और बहुत सिंपल रेट ऑफ चेंज, नाम में ही क्या है रेट ऑफ चेंज। और जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी क्या देता है मुझे, रेट ऑफ चेंज ही देता है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली डिफरेंशिएशन ही करना है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ढूंढना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बस फर्क कितना होगा डिफरेंशिएशन चैप्टर और इस चैप्टर में कि डिफरेंशिएशन आपको फंक्शन दिया जाता था जिसका डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर वो फंक्शन भी आपको खुद बनाना होगा। तो इतना ही फर्क होगा। पर डिफरेंशिएशन से ये ज्यादा इजी होगा अगर फंक्शन बना लिया तो। डिफरेंशिएशन फिर भी वो चेन रूल ना प्रोडक्ट रूल ना एजम्पशन ना सिंप्लीफिकेशन ये सब करना पड़ता है। यहाँ तो बहुत ही सिंपल फंक्शन होते हैं जिसको आपको डिफरेंशिएट करना होता है, राइट। बस एक ही तकलीफ है अगर फंक्शन ही ना बना पाओ, राइट। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, जैसे थोड़े एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर मेटल प्लेट है। इस सर्कुलर मेटल प्लेट को मैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म कर रहा हूँ, एक हीट दे रहा हूँ। तो जब उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर में आप गर्म करोगे तो उसका एक्सपांशन होगा, राइट। और वो दिया हुआ है कि जब आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको गर्म कर रहे हो तो उसका रेडियस का रेट ऑफ चेंज है, या तो रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट जितना चेंज हो रहा है। जब मैं एक सर्कुलर मेटल प्लेट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो उसका एक्सपांशन जो हो रहा है रेडियस में, या रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट कितना हो रहा है। तो आपको पूछा जाएगा उसका एरिया का रेट ऑफ चेंज कितना होगा, उसका एरिया का रेट ऑफ चेंज कितना होगा। सीधी सी बात है ना कि जो मेरा रेडियस अगर बढ़ेगा तो मेटल प्लेट का एरिया भी तो बढ़ ही रहा होगा, पर उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा। अब ये तो थोड़ी होगा कि रेडियस में जितना रेट ऑफ चेंज होगा उतने एरिया का रेट ऑफ चेंज होगा, तो नहीं होता है। मतलब हर एक का डिफरेंशियल का आंसर 1 ही आता है, वैसे ही होता। तो फिर अब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना, फिर उसके अंदर से ये पता करना है कि मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है। तो किसका डिफरेंशिएशन करना है इस क्वेश्चन में, किसका रेट ऑफ चेंज ढूंढ रहे हैं, एरिया का। तो आप डिफरेंशिएट भी किसका करोगे, एरिया का। किसके एरिया का, सर्कुलर मेटल प्लेट का। सर्कुलर मेटल प्लेट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पर आप क्योंकि आप लोग अब एप्लीकेशन की बात करो, आप डेली लाइफ में यूज होती हुई चीजों की बात कर रहे हो, तो मुझे अपनी डेली लाइफ में चेंजेस इसलिए दिखते हैं बिकॉज टाइम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हर चीज का डिफरेंशिएशन अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए तो हर चीज का डिफरेंस मतलब जो भी पूछा गया है हर एक का डिफरेंशिएशन आप किसके रेशियो में करोगे, टाइम के रेशियो। तो मैं a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, dA बाई dt इक्वल टू 2 पाई r dr बाई dt।
पहले क्या पता कर लिया क्वेश्चन पढ़ के कि भाई मुझे यहाँ पर चेंज किसका करना है, रेट ऑफ चेंज किसका ढूंढना है। तो मुझे पता चला था क्वेश्चन में सिर्फ एरिया का रेट ऑफ चेंज पता करना है। एरिया का रेट ऑफ चेंज पता करना है कब, जब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करो तो सर्कुलर मेटल प्लेट का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट से चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा आपको एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तब जब आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, आपका जब रेडियस, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से उसका चेंजेस नहीं हो रहा होगा, है ना, इसीलिए आप लोगों को ये भी दिया गया होगा कि कौन से एरिया का रेट ऑफ चेंज को फाइंड करना है, बट कब करना है, तो जब दिया है कि भाई जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। तो ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको दिया हुआ है, dA/dt इक्वल टू 2 पाई r की जगह पर 10, और ये जो 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया वो क्या दिया हुआ आप लोगों के पास, dr/dt रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, हर मिनट में कितना चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर। वो इंक्रीज भी हो सकता है या तो टेम्परेचर ऑब्वियसली एक्सपांशन होगा, बट ऐसा हो सकता है कि एक कोनिकल टैंक में पानी भरा हुआ है, नीचे टाइनिंग होल हो जाए तो पानी बाहर आ रहा है, तो फिर वहां पर आपका जो वॉल्यूम होगा उसका रेट ऑफ चेंज फिर मैं माइनस में लूंगा। क्यों? बिकॉज पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको पढ़ लेने का क्वेश्चन है, इंक्रीज होगा तो प्लस में, डिक्रीज होगा तो माइनस में। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो आर को मैं 5 रखूंगा। तो आंसर कितना आ गया 100 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सॉरी मिनट, या आपका dA/dt आ गया। ये समझ आया? आप लोगों को बस ये करना है कि पहले आपको ये समझ में आ जाए कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या, मतलब किसका रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड करना है। अगर हमने फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया जिसका डिफरेंशिएट करना है तो फिर उसके बाद का पार्ट बहुत सिंपल होता है। आप लोगों के पास मॉड्यूल है ना, निकालो DPP1, उसी में से मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन 5 बता देता हूँ, 3 टॉपिक खत्म हो गया। निकाला? उसमें आप देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या दिया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ + 2। क्या बोला है? एक पार्टिकल है जो एक ट्रेस पे मूव कर रहा है, एक ट्रैक पे मूव कर रहा है, एक पाथ पे मूव कर रहा है, उस पाथ का इक्वेशन दिया हुआ है 6y इक्वल टू x³ + 2। पूछा क्या है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है जहां के लिए आपको बोले कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। जैसे ही बोला उन्होंने y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब dy/dt इज 8 टाइम्स as fast as the x कोऑर्डिनेट। तो क्या दिया? dy/dt इज 8 टाइम्स dx/dt। इस कंडीशन के साथ आप लोगों को इस कर्व के वो पॉइंट पता करना है जहां पर ये सेटिस्फाई होता होगा। इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे 6 into dy/dt x³ का 3x² into dx/dt, dy/dt की जब 1 चीज को रिप्लेस कर लोगे 8 टाइम, ये गिवन है ना, ये गिवन है, इसको रिप्लेस कर लूंगा 8 6 48 dx/dt इक्वल टू 3x² dx/dt। दोनों तरफ से dx/dt कैंसिल हो जाएगा, फिर सीधी बात है dx/dt 0 नहीं होगा, वरना चेंज ही कहाँ होगा, तो इसलिए 0 होगा नहीं। तो x² इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस और -4। आपको पॉइंट ढूंढना, तो जिस x को उठा के इसमें डाल दूंगा मुझे पॉइंट मिल जाएगा, है ना। x को जैसे 4 रखा मैंने, तो 4 का क्यूब 64 + 2 68/6, अच्छा तो 66/6 11, है ना। एक 11 हो जाएगा, फिर -4 रखोगे तो -4 का क्यूब -64 + 2 -62/6, तो -31/6।
वही आंसर है। तो बस मुझे क्वेश्चन समझ में आया कि भाई यहाँ पर dy by dt को 8 टाइम dx by dt दिया हुआ। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसमें जो 3-4 में टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूंगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा और वैसे सेम क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू में आएगा। कोई 3-4 टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं उसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया है कि मेन 2 मीटर हाइट, a man 2 meter high walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from a lamp post 5 meter high। ऐसे समझ लो कि एक लैंप पोस्ट है, ये जो स्ट्रीट लाइट होता है, समझ लो कि स्ट्रीट लाइट है जिसकी हाइट 5 मीटर है। एक आदमी है जो उससे दूर जा रहा है, कौन सी स्पीड से दूर जा रहा है वो दिया हुआ है। उसकी चलने की स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर मिनट। क्या दिया हुआ है? 6 मीटर पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इंक्रीज। अब वो जब चल रहा होगा तो साथ साथ में उसका शैडो भी तो चल रहा होगा, राइट? तो उसका शैडो का इंक्रीजिंग रेट जानना है आपको। अब वो कैसे जाना? तो मान लो कि थोड़े टाइम के बाद वो आदमी यहाँ खड़ा है, उसकी खुद की हाइट होगी, वो हाइट आपको दिया हुआ है, तो हाइट आपको दिया हुआ है। अब मेन 2 मीटर हाइट, आदमी की खुद की हाइट कितनी है? 2 मीटर। लैंप पोस्ट कितना है? 5 मीटर। जब आदमी यहाँ खड़ा होगा तो उसका शैडो यहाँ होगा नहीं, है ना? ये कौन है? उसका शैडो। अच्छा, शैडो किस रेट से मूव करता है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पोल का लेंथ, आदमी का खुद का लेंथ, आदमी की खुद की स्पीड और कितना दूर है वो लैंप पोस्ट से, 4 चीजों पे डिपेंड करेगा। पर इसमें 3 चीजें तो कांस्टेंट है। लैंप पोस्ट का हाइट तो कांस्टेंट होगा, वो तो बदल नहीं होगा। आदमी का खुद का हाइट भी कांस्टेंट होगा, वो भी नहीं बदल रहा होगा। आइडियली आप लोगों का यूनिफॉर्म रेट तक चलते नहीं हो, बट यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट ही दिया हुआ है। किस रेट से चल रहे हैं वो? 6 मीटर पर मिनट। तो अगर ये डिस्टेंस अगर मेरा x है तो 6 मीटर पर मिनट मुझे क्या दिया हुआ है? dx by dt। आप लोग तो फिजिक्स में 1D 2D के अंदर सबसे पहले वो मोशन पढ़ते और उसमें आप लोग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये पढ़ते, ये रेट ऑफ चेंज ही तो था, है ना? वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dx by dt। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या देता है? एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो 6 मीटर पर मिनट अगर दिया हुआ है तो वो आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन ही तो होगा। तो dx by dt आप लोगों को क्या दिया हुआ है? 6 मीटर पर मिनट। ये शैडो है, इस शैडो का खुद का एक लेंथ होगा, पता नहीं क्या होगा, सपोज y है, तो आपको ढूंढना क्या है? dy by dt। शैडो का लेंथ हो, मतलब शैडो का इंक्रीजिंग लेंथ जानना है। तो dx by dt दिया हुआ है, dy by dt पता करना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन समझ आ गया? अब मुझे dx by dt दिया हुआ और dy by dt फाइंड करना, तो मेरे पास x और y का रिलेशन होना चाहिए ना। वहां पर रिलेशन आपको दिया हुआ था, यहाँ पर आपको एरिया की फॉर्मूला पता थी, यहाँ पर वो रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? कोई बता पाए? ट्राइंगल बना के 2 सिमिलर ट्राइंगल देखेंगे। यहाँ पर 2 सिमिलर ट्राइंगल आएंगे, ए बी सी डी ई। ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू द ट्राइंगल सी डी। अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5/2 उतना ही होगा जितना x प्लस वाई अपॉन वाई होगा। 5/2 उतना ही होगा जितना x प्लस वाई अपॉन वाई होगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। मेरी टेंशन तो इसलिए थी कि x और y का रिलेशन क्या होगा, वो मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 3y इक्वल टू 2x। y और x का रिलेशन अगर डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, 3 टाइम्स dy by dt इक्वल टू 2 टाइम्स dx by dt। dx by dt कितना दिया हुआ है? 6 मीटर पर मिनट। अगर यहाँ पर 6 रख लूंगा तो 6 is to 2 12। तो dy by dt कितना हो जाएगा? 12/3 तो 4। तो 4 मीटर पर मिनट।
जब आदमी का खुद का चलने का स्पीड 6 मीटर पर मिनट होगा तो उसका शेडो का जो इंक्रीजिंग रेट होगा कितना होगा 4 मीटर पर मिनट। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो शेडो का इंक्रीजिंग रेट पूछेंगे और टिप ऑफ द शेडो किस रेट से मूव कर रहा है वो भी पूछेंगे। आपके जनरल पेपर आज का एग्जाम हुई स्कूल में, उसमें क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन ने, अ मेन 2 मीटर वॉक टोल वॉक एट द रेट ऑफ 5/3 मीटर पर सेकंड। मैंने 6 मीटर पर सेकंड दिया, उसमें 5/3 मीटर पर सेकंड दिया था। टुवर्ड्स ए स्ट्रीट लाइट विच इज 16/3 मीटर अबव द ग्राउंड, 16/3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो पूछा that what rate of the tip of his shadow moving and what is the length of his shadow changing when he is 10/3 meter from the base of the line। तो काफी कुछ सिमिलर है, बस उन्होंने डेटा चेंज कर दिया है, राइट। अब टिप ऑफ द शेडो कैसे ढूंढोगे, तो इसमें पूछा होता कि टिप ऑफ द शेडो जो है वो किस रेट से मूव कर रहा होगा। टिप ऑफ द शेडो मतलब ये ई पॉइंट है ना, शेडो ये है तो इसका टिप ऑफ द शेडो कौन ई, वो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली हर बंदा हर चीज आदमी भी किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है भाई, कहां से दूर जा रहा है, लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो आप इसके रिस्पेक्ट में सारी बातें करोगे, यही तो एक फिक्स है, बाकी तो सब बिल्कुल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं मिल रहा है। तो हम जो भी रेफरेंस लेंगे वो किसको लेके रेफरेंस में बात करेंगे, लैंप पोस्ट को। तो टिप ऑफ द शेडो अगर आपको पूछा गया है कि किस रेट से मूव कर रहा है, तो ये जब मूव करेगा तो आदमी भी तो चल ही रहा होगा, तो आपको दो चीजें मैटर करेगा, फिर dx/dt भी मैटर करेगा और dy/dt भी मैटर करेगा। तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि टिप ऑफ द शेडो किस रेट से मूव कर रहा होगा, तो बोलूंगा dx/dt प्लस dy/dt के रेट से मूव कर रहा है। dx/dt इस क्वेश्चन में कितना था 6 और dy/dt कितना है 4। तो टिप ऑफ द शेडो की बात होती तो कितना बोलता मैं 10 मीटर पर। आगे समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज सिमिलर ट्रायंगल बनता है। सिमिलर ट्रायंगल से आप लोगों को रिलेशन मिलता है। एक चीज दिया होगा, या तो आदमी की स्पीड दिया होगा तो लेंथ ऑफ शेडो पता करना होगा, शेडो का लेंथ का रेट ऑफ चेंज दिया होगा तो आदमी का लेंथ का पता, आदमी का स्पीड पता करना होगा, दो में से कुछ एक देंगे और एक पता करना होगा, ठीक है। ये टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को काफी बार पूछा जाएगा। फिर उसके बाद उसमें देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है, मुझे बताओ पर नाइन्थ वाला क्वेश्चन में क्या ढूंढना और क्या दिया है आप लोगों के हिसाब से, अगर मुझे बताते जाओ। नाइन्थ में क्या गिवन है और क्या पता करना है। क्या ढूंढ दिया, बोलो क्या गिवन और क्या ढूंढना है आपको। जो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड वो क्या है dr/dt, तो ढूंढना क्या है dv/dt। कब dr/dt दिया हुआ है, मुझे क्या दिया है dr/dt 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मुझे ढूंढना क्या है dv/dt। कब dv/dt कब पता करना है, जब आप लोग का r किसके बराबर हो 10 सेंटीमीटर, और किसकी बात हो रही है बलून का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3
पाई आर क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएट कर लूंगा, तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर, dr बाई dt, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr बाई dt। d बाई dt पता करना है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। r कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर 100 इनटू 4 पाई, तो 400 पाई, और dr बाई dt कितना दिया हुआ है 1 बाई, सॉरी dr बाई dt कितना दिया 10 है ना, ये भी 10 दिया और ये भी 10 दिया, तो कितना हो जाएगा 4000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ पर यूनिट भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा 4000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, क्या ढूंढना है। 20 में क्या गिवन है और क्या पता करना है। क्या गिवन है, केसी एस्केपिंग फ्रॉम ए स्फेरिकल balloon at the rate of 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब क्या दिया है, गैस एस्केप हो रहा है स्फेरिकल बलून में से, क्या रेट से एस्केप हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो क्या गिवन है प्लस में या माइनस में, माइनस में, क्योंकि गैस आपका एस्केप हो रहा था, डीवी बाई डी क्या दिया माइनस 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, फिर ढूंढना क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ द बलून सिंकिंग। सीधी बात है कि जब वो गैस निकल रहा होगा तो बलून का सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा होगा, किस रेट से श्रिंक हो रहा है ये पता करना है। तो क्या ढूंढना है, dA बाई dt कब, dA बाई dt कब ढूंढना है, व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 30 सेंटीमीटर, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आपका रेडियस कितना हो जाए 30 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बलून का सरफेस स्फेरिकल होता है, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो व्हाट इज dA बाई dt 8 पाई r। आपके पास क्या है इसमें से, r है, क्या नहीं है, तो ढूंढना पड़ेगा कहीं से, और उसी के लिए dV बाई dt दिया। What is volume of sphere 4 by 3 pi r cube, so dV by dt equal to 4 pi r square dr by dt है ना। d by dt कितना दिया हुआ है माइनस 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, r कितना है 30, 30 का स्क्वायर 900, ये किसकी वैल्यू आ गई dr बाई, ये सब ऊपर देगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 900 900 dr बाई dt माइनस में आया, माइनस में कैसे आ गया, किसी का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव में कैसे आ सकता है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, रेडियस तो कम ही हो रहा है। अब ये dr बाई dt की जगह पर क्या रख लूंगा माइनस 1/4 पाई, और r की जगह पर क्या रख लेंगे 30, तो 8 पाई इंटू 30 इंटू dr बाई dt इज माइनस 1/4 पाई, ये कट होगा तो आंसर इज माइनस 60 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपका जो सरफेस एरिया कौन सी रेट पे डिक्रीज हो रहा होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बहुत सिंपल से नहीं है सारे। अब आप निकालो, मैं जो बताता हूँ PYQ निकालो। PYQ में क्वेश्चन नंबर 7, अभी आपको ये बता सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज का कोड बोलो या एंट्रेंस बोलो या कुछ से कोई सब एक ही होता है, एक जैसे होते हैं। आप इसका 7 क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया, a spherical balloon is filled with 4505 मीटर क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम गैस। एक बलून के अंदर गैस भरा हुआ है ना, तो 4500 पाई क्या दिया हुआ आप लोगों को, वॉल्यूम ऑफ बलून, मतलब जो भी स्फीयर है बलून उसका दिया हुआ है। तो V आपको दिया हुआ है 4500 पाई मीटर क्यूब,
अब क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, इफ ए लीक इन द बलून कॉजेज द गैस एस्केप एट द रेट ऑफ 72.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। अभी जो हमने किया तो उसमें भी गैस एस्केप हो रहा था, इसमें भी गैस एस्केप हो रहा है, क्या रेट से एस्केप हो रहा है? तो dV by dt आप लोगों को दिया हुआ है 72.5 मीटर क्यूब पर मिनट। हर मिनट में 72.5 गैस निकल जाता है, मीटर क्यूब गैस निकल जाता है ना। पूछा क्या है, then the rate at which the radius of the balloon decreases, आपको dr by dt फाइंड करना है, आपको dr by dt फाइंड करना है, पर कब फाइंड करना है dr by dt? क्या बोला है भाई, dr by dt निकालना है, वो सही है, बट कब निकालना है? It means the radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage began, after 49 minutes। तो करेंगे कैसे, आप बताओ मुझे। 49 मिनट के बाद आपको dr by dt पता करना है। पहले तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे, किसका? तो dv by dt लिया तो किसका डिफरेंशिएट करोगे? वॉल्यूम का। उसमें क्या सोचना है, वॉल्यूम इज 4/3 pi r क्यूब। तो dv by dt जब करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 pi r स्क्वायर dr by dt। ताकि dv by dt है ऑलरेडी, बस माइनस में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि गैस एस्केप हो जाए, तो ये -72 हो गया। 4 पाई कांस्टेंट है, dr by dt ढूंढना, तो क्या नहीं है आपके पास? r, मतलब r नहीं है। r कैसे मिलेगा? उसमें r दे दिया था, उसमें r दे दिया था, इसमें r ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? वॉल्यूम, और वॉल्यूम दिया हुआ है, उससे थोड़ी r मिलेगा आपको, क्योंकि dr by dt ढूंढना कब है? 49 मिनट के बाद। कब ढूंढना है? 1 मिनट में कितना गैस बाहर आ रहा है? 72.5। 1 मिनट में कितना गैस बाहर आ रहा है? तो 49 मिनट के बाद कितना गैस बाहर आ गया होगा? समझे कि मेरे पास उस टाइम पर 49 मिनट के बाद गैस बाकी कितना रहेगा? 4505 तो शुरुआत में था, जब स्टार्ट हुआ, मतलब बलून जब मेरे हाथ में था, जब तक एस्केप होना चालू भी नहीं हुआ था, तब 4505 था। अब 49 मिनट के बाद कितना कम हो जाएगा? 49 इंटू 1 मिनट में अगर 72.5 मीटर क्यूब अगर गैस बाहर आ जा रहा है, तो 49 मिनट के बाद इतना कम हो जाएगा। तो टोटल बचेगा कितना? 4500 में से इसको माइनस कर लूंगा, है ना। 4505 शुरुआत में था, 49 मिनट के बाद इतना बाहर आ गया, कितना बाहर आ गया? 49 इंटू 72.5 बाहर आ गया होगा। तो जो बचेगा अब उतना गैस है आपके पास, और वो आपका वॉल्यूम का काम करेगा, ये वॉल्यूम का काम नहीं करेगा, है ना। ये जो भी आएगा 4505 माइनस 49 इंटू 72.5, फाइनल आंसर 972.5। ये 972.5 गैस बाकी रहा आपके पास, कितने मिनट के बाद? 49 मिनट के बाद। और इसको मैं इक्वेट करूंगा किसके साथ? 4/3 पाई आर क्यूब के साथ। तो पाई आर पाई तो कैंसिल हो जाएगा। 972 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 729। आर क्यूब आ रहा है 729, तो आर आ जाएगा 9। तो आपका रेडियस उस टाइम पर 49 मिनट के बाद उस बलून का रेडियस सिर्फ 9 मीटर रहा होगा। तो इसमें पुट कर लूंगा, तो dv by dt से -72.5 डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर इज 81। r9 आया ना, ये वाला पार्ट समझ आया? तो 49 मिनट के बाद ढूंढना है, तो 49 मिनट के बाद का वॉल्यूम देखोगे ना आप, तो इसको सोल्व कर लेंगे। पाई पाई कैंसिल, 4 18 या 72, 9 2 या 9 9 जा, तो -2/9, मतलब 2/9 आंसर होगा। सी आंसर है। फिर वापस डीपीपी पे आ जाओ और देखो उसका क्वेश्चन नंबर 25। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 25 में? A ladder
13 meter long ladder, 13 meter long is leaning against a vertical wall. एक लेडर है जिसको एक वॉल पे टिकाया हुआ है. The bottom of the ladder, the bottom of the ladder is dragged away from the wall along the ground at the rate of 2 centimeter per second. ये कितने लेंथ का लेडर दिया हुआ है? 13 मीटर का. अभी 13 मीटर का अभी तो वॉल पे है, ये वॉल है, ग्राउंड है, समझ लो. अब ये स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड होगा तो वो वॉल से दूर जाएगा, है ना? वॉल से तो दूर ही जा रहा होगा. किस रेट से दूर जा रहा है दिया हुआ है? किस रेट से दूर जा रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये सपोज इनिशियली आपके पास वॉल से लेडर का बॉटम जो था वो सपोज 1 मीटर था. एक सेंटीमीटर था या मीटर था, जब 1 मीटर था, तो ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है? मैथमेटिकली आप लोग को ये चेक करना पड़ेगा इवन क्या इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? dx by dt. क्या दिया हुआ है? dx by dt मुझे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. लेडर जैसे जैसे स्लाइड होगा तो उसका हाइट कम होता जाएगा. दो ही चीजों में तो फर्क पड़ेगा, जितना दूर जाएगा उतना हाइट रिड्यूस होगा. तो सीधी बात, अगर गिवन है तो ये फाइंड करना बोला होगा. अगर ये मेरा y है पहला हाइट, तो मुझे इस क्वेश्चन में पूछा होगा dy by dt कितना होगा. अगर इस रेट से वो वॉल से दूर जा रहा है तो उसका हाइट का डिक्रीजिंग रेट कितना होगा, पता देख लेते हैं क्या पूछा है. हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग कब व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. dy by dt आपको तब फाइंड करना है जब x आपका 5 मीटर होगा, जब वो वॉल से कितना दूर होगा? 5 मीटर दूर. ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. x और y का रिलेशन चाहिए होगा. ऐसा पूरे स्ट्रक्चर में जो पूरा डायग्राम ड्रॉ किया उसमें ऐसी क्या चीज है, 2 चीजें ऐसी है जो सब पोजीशन पे चेंज है. एक लेंथ ऑफ लेडर, ठीक है. दूसरा ऑलवेज मेक राइट एंगल ट्रायंगल. कोई भी पोजीशन पे जाओगे तो क्या बना रहा है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो हर पोजीशन पे पाइथागोरस सेटिस्फाई होता होगा. अगर ये x है, ये y है, ये 13 है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएट करना और रिलेशन मिल गया x² + y² इक्वल टू, बस हो गया. इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt. 169 का डिफरेंशिएशन 0 2 कॉमन निकल के कैंसिल, तो dy by dt कितना आ जाएगा? माइनस x by y dx by dt. नहीं, इस तरफ गया तो माइनस x by y dx by dt. करेक्ट. dx by dt दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है? पर मिल जाएगा ना. x जब 5 मीटर होगा इसमें रख लो, x जब 5 होगा तो 5 का स्क्वायर है 25, 169 माइनस 25 144, तो y स्क्वायर 144 तो y 12, तो माइनस 5 by 12. और dx by dt आप लोगों का 2 दिया है, तो आंसर इज माइनस 5 by 6 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि हाइट, मतलब मैंने एक चीज इसमें मिस्टेक की, आंसर को फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आपको बोर्ड में करना चाहिए क्योंकि ये आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और 5 और 12 आपका मीटर है. इसको 500 और 1200 सेंटीमीटर वैसे कट ही हो जाएगा, बट इसलिए आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको दिखाना चाहिए सब सेंटीमीटर में. ठीक है, आया समझ में. फिर सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन सबके लिए, फिर वो एंट्रेंस के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, क्वेश्चन नंबर 37. और इस टाइप के क्वेश्चन 37 नहीं पर्टिकुलरली, बट इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें पानी भरते हैं या तो पानी बाहर निकलता है. जैसे इसमें 37 में दिया हुआ आप लोगों को क्वेश्चन देखोगे तो क्या दिया 37 में? वाटर इज
dripping out from a conical funnel at a uniform rate of 2 centimeter cube per second through a tiny hole at the vertex at the bottom। मतलब ऐसा समझ लो कि भाई मेरे पास एक वाटर टैंक है जिसका शेप कोनिकल है, यहाँ पर नीचे टाइनी हो जाता है, यहाँ से पानी बाहर आना चालू होता है। ये पूरा टैंक पानी से भरा हुआ है। अब पानी बाहर आ रहा है, किस रेट से पानी बाहर आ रहा है दिया है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर। तो क्या दिया है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर वॉल्यूम का, और कुछ नहीं समझ, यूनिट से भी तो समझ में आएगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब दिया तो क्या होगा वॉल्यूम तो होगा। तो dV/dt इज गिवन -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, माइनस इसलिए ले रहा हूं बिकॉज पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, पूछा क्या है, when the slant height of the water is 4 centimeter, when the slant height of the water is, अच्छा ये पूरा slant height है, ये एल है ना, जैसे जैसे पानी बाहर जाता जाएगा वैसे वैसे वाटर लेवल डिक्रीज होगा। इसमें दो तीन चीज आपको पूछ सकते हैं। वाटर लेवल डिक्रीज होगा तो आपको पहले तो ये पूछ सकते हैं कि इसमें dH/dt कितना होगा, मतलब किस रेट से वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पानी तुरंत बाहर आएगा क्योंकि रेडियस छोटा है, जैसे जो ऊपर जाते जाओगे वैसे रेडियस बड़ा होता जा रहा है। यूनिफॉर्म रेट से बाहर आता अगर मेरा टैंक अगर सिलिंड्रिकल होता, ठीक है, उसमें रेडियस हर जगह पर सेम होता है, पर यहाँ सेम नहीं होता है, इसलिए तो dH/dt आपको पूछ सकते थे, dR/dt आपको पूछ सकते थे, dL/dt आपको पूछ सकते थे। इसमें हम लोगों ने dL/dt पूछा, आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में, है ना, स्लांट हाइट की बात कर रहे हैं। When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the water। मतलब ढूंढना क्या है dL/dt। dL/dt मुझे तब ढूंढना है जब मेरा L कितना हो 4 सेंटीमीटर। ये डिक्रीज होगा तो कोई ना कोई टाइम पर ये कम होता जाएगा ना आप लोग का स्लांट हाइट पानी के रिस्पेक्ट में। भाई कौन सा स्लांट हाइट कम नहीं होगा, तो पानी के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे पानी का लेवल कम होगा, अगर यहाँ पहुंचा तो आपका स्लांट हाइट इतना हो गया, और मान लेते कि अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पर dL/dt कितना, ये होता है। क्वेश्चन समझ आ गया? ओके, अब मुझे बताओ, और अच्छा एक चीज और दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री। ये पूरा जो वर्टिकल एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। व्हाट इज वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई। आई होप कि सब लोगों को फॉर्मूलास वगैरह तो आती है, सभी यहाँ बैठे हो, है ना। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर। आपकी वॉल्यूम की फॉर्मूला में आर है, एच है, और मुझे ढूंढना dL/dt है। ना मुझे आर चाहिए ना मुझे एच चाहिए, मुझे एल चाहिए, इसीलिए वर्टिकल एंगल दिया, वरना इसका तो क्या काम था, पानी बाहर आ रहा है तो वर्टिकल एंगल क्या कर लेगा। वो वर्टिकल एंगल दिया ही किस लिए है, क्योंकि आप आर और एच को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, एल के फॉर्म में, राइट। अगर ये 120 डिग्री है तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा 60। अलग से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, दिखेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये आर होगा, ये रेडियस ना, ये हाइट ऑफ द कोन, और ये स्लांट हाइट, और ये कितना, तो व्हाट इज cos 60 h/l cos 60 h/l adjacent side upon hypotenuse sin 60 opposite side upon hypotenuse cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 60 की वैल्यू, तो व्हाट इज h l/2, h की जगह पर l/2 रख दो, और r कितना √3l/2, r कितना उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3l²/4। आ गया सब कुछ l के टर्म्स में। क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ आपका l के टर्म्स में π/8 l3। मुझे r और s नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे dL/dt फाइंड करना है। अगर मुझे dL/dt फाइंड करना तो सिर्फ r को हटा लेता, और फिर तो जो पूछा उसके हिसाब से आप उसको रिप्लेस कर दो। अब v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dV/dt इक्वल टू
पाई बाई एल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3l स्क्वायर dl बाई dt, डी बाई dt कितना दिया था -2 इंटू 8 अपॉन पाई इंटू 3l स्क्वायर। एल कब ढूंढना है dl बाई dt, जब आपका एल कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो एल स्क्वायर 16 इक्वल टू dl बाई dt, ये 16 और ये 16 कैंसिल, क्या आंसर आ गया -1 बाई 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये माइनस में आने का रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि पानी का लेवल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो डिक्रीजिंग है, इसलिए माइनस में आंसर आ रहा है। यही सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, इसमें पानी बाहर निकल रहा है, हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन में से एक एक टेप हम पानी भर रहे हैं और इस रेट से पानी भरा जा रहा है, अभी पूरा वाटर टैंक खाली है, इस रेट से पानी का लेवल भरा जा रहा है, तो फिर उसका स्लांट हाइट का रेट ऑफ चेंज कितना होगा जब L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बाकी सारे डेटा सेम, बस पहले पानी बाहर निकल रहा था, पानी भर रहा है, पहले वाटर टैंक भरा हुआ था, पानी बाहर आ, सब वाटर टैंक खाली है और मैं किसी नल से पानी भर रहा हूँ, तो मेरे को पूरे क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, इस पूरे सॉल्यूशन में से क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है। तो ये जो माइनस भी है उसको क्या लूंगा प्लस, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, आंसर भी फाइनली 1 बाई 3 पाई आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले पानी बाहर आ रहा था इसलिए आप माइनस लिए, सब पानी भर रहे हो तो वो प्लस लेंगे। क्लियर? इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन 41, क्या दिया 41 क्वेश्चन में, अ वुमेन इज मूविंग अवे फ्रॉम ए टावर, अ वुमेन इज मूविंग अवे फ्रॉम ए टावर, क्या हाइट दिया हुआ है 41.5 मीटर हाई, 41.5 मीटर हाइट का टावर है, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। वो वुमेन इज मूविंग अवे फ्रॉम ए टावर, इस टावर से किस रेट से दूर जा रही है, अगर ये x है तो मुझे dx बाई dt दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को पता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है अपने आई लेवल के साथ, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। वो उसको जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा होगा ना, किस रेट से चेंज हो रहा होगा पता करना है। अच्छा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे जब दूर जाओगे तो एंगल बढ़ेगा या एंगल कम होगा, कम होगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आता होगा, राइट। अच्छा, ये कब ढूंढने मुझे, वेट सी एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जब x 30 होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको फाइंड करना है, राइट। जब x एग्जैक्टली 30 होगा, 30 मीटर होगा, उस टाइम पर फाइंड करना है। एक चीज और दिया हुआ है थोड़ा कैलकुलेट इजी करने के लिए, assume that the eye level is 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। उस वुमेन का आई लेवल जो है वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पर है, 1.5 मीटर। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो आई लेवल के साथ ही बन रहा होगा, है ना। तो मुझे इससे मतलब ये ऊपर वाले ट्रायंगल से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगा, ये 41.5 था, ये 1.5 मीटर निकल गया तो कितना बचा, तो फिर उसमें ये हो जाएगा ना पॉइंट में करने से। अब ढूंढना क्या है, पता चला d थीटा बाई dt, दिया क्या है dx बाई dt, d थीटा बाई dt कब फाइंड करना है, जब आपका x 30 मीटर होगा, जब आपका x 30 मीटर होगा। तो जो बताओ कैसे कर, क्वेश्चन को पूरा मैंने समझा। थीटा का एक रिलेशन चाहिए होगा, तभी तो करोगे डिफरेंशिएट। दिख रहा है मेरे को, तो दिख रहा है सामने रिलेशन, आपको भी दिख ही रहा होगा, ट्रायंगल तो दिख ही रहा है। तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 40 बाई x, तो किसका डिफरेंशिएट करूंगा, tan थीटा इक्वल टू 40 बाई x का, x है ना, डायरेक्टली 40 बाई 30 मत लेना ना, वरना डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, वो तो x तो चेंज हो रहा है ना, ये फिक्स है 40, इसलिए उसको मैंने फिक्स कर दिया 40, क्योंकि टावर की हाइट थोड़ी ना चेंज होगा। इसका डिफरेंशिएशन तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt 40 बाई x का
माइनस 40 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी फाइंड करना है। बाकी सारी वैल्यू एक्स दिया हुआ है 30, एक्स दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी टी भी दिया हुआ है, सिर्फ एक्स स्क्वायर थीटा नहीं दिया, बाकी सब है। एक्स से डी एक्स बाई डी टी है, पर थीटा की भी तो वैल्यू चाहिए होगी, कैसे निकलेगा? निकलेगा ना, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी ढूंढना कब है? जब आपका x 30 होगा, तो x को अगर मैंने 30 रखा, when x equal to 30, तो tan theta equal to 4 by 3, तो tan theta equal to 4 by 3, तो sec square theta equal to 1 plus tan square theta। और अगर वो भी नहीं करता हूँ, ये भी क्यों कर रहा हूँ? ये 30 है, ये 40 है, तो पाइथागोरस से ये 50 है, और sec theta क्या होता है? हाइपोटेन्यूस बाई एडजेसेंट फोर्स का रेसिप्रोकल, तो 5 by 3 प्लस sec square theta 25 by 9। सारी वैल्यू है, sec square theta की जगह पर 25 by 9, d theta by dt पता करना है, x की जगह पर 30 का स्क्वायर 900 dx by dt 2 ना, ये 0 0 कैंसिल, ये 9 10 जा 90, ये 2 2 जा 2 5 जा 25 नीचे आ जाएगा, तो d theta by dt माइनस 4 by 25 to 5 125। नंबर में तो रेडियन में बोलूंगा वैल्यू, रेडियन पर सेकंड। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का चेंज आ गया, माइनस में क्यों आया? क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे दूर जाओगे वैसे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा होगा। देखो 4 by 125 रेडियन पर सेकंड। आगे समझो पूरा टॉपिक, यही आप लोगों को रेट ऑफ चेंज है। तीन टाइप के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर वो एंट्रेंस में आपको 10-12 क्वेश्चन दिख जाएंगे, 10 के 10 या 12 के 12 दिख जाएंगे। तीन ही टाइप के क्वेश्चन लिखेंगे, वाटर टैंक, बलून, मतलब बलून या स्फीयर के रिलेटेड कुछ भी, और थर्ड शेडो। ये तीन अभी तक मैक्सिमम ये पूछे गए, और भी कुछ पूछ सकते हो उसमें, क्या ये भी पूछ, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी पूछे, आपको तो सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से इंटरप्रेट कर लीजिए, क्या ढूंढना है वो पता कर लीजिए, वॉल्यूम एरिया ये सब होगा तो फॉर्मूला पता ही होगी। और अगर कुछ देंगे, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन देंगे, तो आप लोगों को रिलेशन बनाना पड़ेगा इसके अंदर, फिर ये शेडो वाले में तो रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है? आपको रेट ऑफ चेंज का डीपीपी जो है वो करना है। अपना मॉड्यूल है क्या?